हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, दुश्मन नंबर 1। संजय गुप्ता की पेशकश, दुश्मन नंबर 1। रात के पांव पसारते ही कुछ लोगों के दिमाग में कुलबुलाते शैतानी कीड़े जाग उठते हैं। बस स्टैंड पर अकेली लड़की, आ घेरते हैं तुरंत ही। इस समय बस का इंतज़ार करना ठीक नहीं। आओ, हम तुम्हें कार में लिए चलते हैं। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। सॉरी मैडम, ये कल ही हो गया, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अब नारी की पुकार सुनकर भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर नहीं आने वाले, इसलिए आई बचाओ, चल हमारे साथ। ठोक। सचमुच आजकल सहायता के लिए भगवान कृष्ण नहीं आते, क्योंकि उन्होंने ये काम अपने भक्तों पर छोड़ रखा है। था था तिरंगा, तुम जैसे भक्त को भगवान के पास भेजना हम अच्छी तरह जानते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह, तालियां, एक्सीलेंट। प्रभाकर ने तिरंगा की क्या शानदार एक्टिंग की है, वाह। मैंने कई बार तिरंगा को बदमाशों की पिटाई करते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसी पिटाई करता है वह। तिरंगा यहाँ होता तो प्रभाकर की एक्टिंग को देखकर वह भी हैरान रह जाता कि उसका डबल रोल कहाँ से पैदा हो गया। तिरंगा वहाँ था भारत के रूप में। सचमुच तिरंगा की हूबहू एक्टिंग की है प्रभाकर ने। प्रभाकर की यही खूबी उसे एक दिन बड़ा एक्टर बनाएगी। इधर वह प्रभाकर जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा था। सारी दुनिया मेरी एक्टिंग की दीवानी है, लेकिन मैं तुम्हारा दीवाना हूँ ज्योति। मैं तुम्हारी हर अदा पर मरता हूँ, तुम्हारी हर मुस्कुराहट पर जान निछावर करता हूँ। मैं तुम्हें अपने मन मंदिर की देवी बनाना चाहता हूँ ज्योति। ओह प्रभाकर, लगता है तुम पर आज फिर शाहरुख खान का भूत सवार हो गया। लीव इट और मुझे जाने दो। ओ ज्योति, आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ मैं। एक बार कह दो ज्योति, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। बोलो ज्योति, बोलो। प्रभाकर, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। आज अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं ज्योति, और तुम्हें अपना जवाब हाँ में ही देना होगा। उफ, मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब मैं अच्छे ढंग से दे सकता हूँ। था इस तरह। वारे कलाकार नंबर 1, रोल तिरंगा जैसे देशभक्त का करते हो और काम करते हो शैतानों वाले। आज के बाद ज्योति की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। मैं ज्योति को नहीं पा सकता। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। प्रभाकर, ओह नो। उफनती नदी का पानी उस कलाकार को निगल गया। यह खबर जल्दी अखबारों की सुर्खियां बनी नजर आई। क्राइम कवरेज, कलाकार प्रभाकर ने नदी में कूदकर हत्या की, छत विछित लाश 3 दिन बाद बरामद। उफ, प्रभाकर ने यह पागलपन मेरे लिए किया है। हुआ तो बुरा ही, लेकिन तुम बेकार ही उसके पागलपन का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही हो। ज्योति, तुम उससे प्यार नहीं करती थी, ये तुम्हारा फैसला था। उसने अपनी जान दे दी, ये उसका फैसला था। दर्दनाक तरीके से प्रभाकर की कहानी का अंत हो चुका है। भूल जाओ उसे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहो। ज्योति की दिनचर्या में विघ्न पड़ने वाला था। अंकल, आज आप आए हैं मुझे लेने। भारत कहाँ गया। उसे हमने किसी काम से शहर भेज दिया है। आओ। ज्योति के बैठते ही सत्यप्रकाश ने कार आगे बढ़ा दी, और अभी कार को वहां से गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि भारत अपनी बाइक पर वहां पहुंचा। तुम शायद ज्योति को लेने आए मिस्टर भारत। अभी कुछ देर पहले उसे उसके अंकल सत्यप्रकाश जी अपने साथ ले गए। सत्यप्रकाश जी ले गए? लेकिन ये कैसे हो सकता है। सत्यप्रकाश जी को तो मैं अभी अभी रेलवे स्टेशन छोड़कर आ रहा हूँ। मैंने खुद उनको मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बिठाया है। हो ही नहीं सकता। ज्योति को अपने साथ सत्यप्रकाश ही ले गए थे। अरे मेरी पूरी बात तो सुनते जाओ। मेरे पास सुनने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे तुरंत ही पता करना है कि आखिर मामला क्या है। मामला सचमुच गड़बड़ था, और इसका थोड़ा बहुत आवाज़ ज्योति को भी हो चला था। आपकी आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही है अंकल। सही कहा, सचमुच आज हमारी आवाज़ वो नहीं है, क्योंकि हम वो हैं ही नहीं जो तुम सोच रही हो। ओ नो, तो तुम। अपने अंकल के असली चेहरे को पहचान कर फटी की फटी रह गई ज्योति की आंखें। अचानक उस धुएं के प्रभाव से अंधेरे में डूबती चली गईं, जबकि इधर आश्चर्य के सागर में डूबा हुआ था भारत का मस्तिष्क। घर में ना ज्योति हो और ना सत्यप्रकाश जी। इसका मतलब वे दोनों कहीं और चले गए, शायद जल्दी ही यहाँ लौट आए। क्या बेकार की बात है सोचने लगा। मैं सत्यप्रकाश जी को मैं खुद मुंबई के लिए विदा करके आया हूँ। उनके वापस लौटने की बात भी सोचना बेवकूफ़ी है। तो फिर वो कौन था जो ज्योति को ले गया। ओह, टेलीफोन की घंटी ने भारत को चौंकाया। रिसीवर को उठाकर उसने तुरंत ही कान से लगा लिया। हेलो।
भारत। भारत ही बोल रहे हो ना तुम? जी हाँ, आप कौन? मैं वही हूँ जो ज्योति को अपने साथ ले गया हूँ। मैं जानता था तुम ही मुझे मिलोगे, क्योंकि सत्यप्रकाश को तो तुमने मेरी आंखों के सामने मुंबई के लिए रवाना किया। तो तुम कौन हो? ज्योति कहाँ है? और तुम क्या चाहते हो? बहुत सारे सवाल तुमने एक साथ कर दिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सबके जवाब देता हूँ। मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 किडनैपर फारूक फिरौती बोल रहा हूँ। ज्योति इस समय मेरे कब्जे में है। बिना पुलिस को खबर किए 5 लाख रुपए लेकर मैं दोहरा रहा हूँ, सिर्फ तुम पुराने किले के खंडरों में पहुंचो। कोई चालाकी दिखाई तो वहां ज्योति नहीं, उसकी लाश मिलेगी। रिसीवर को फोन पर रखकर वह ज्योति की तरफ पलटा। मैं कसम खाकर कहता हूँ ज्योति, मैंने तुम्हारा अपहरण 5 लाख रुपए के लिए नहीं किया। मैंने तो ये सब भारत को यहाँ बुलाने के लिए किया है। जब 5 लाख रुपए लेकर वो यहाँ आएगा तो मैं उससे वे रुपए लेकर तुम्हें सौंप दूंगा, और उसकी ज़िंदगी यमराज को सौंप कर उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते प्रभाकर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा मैं ज्योति, क्योंकि ऐसा करने का आदेश मुझे यमुना मैया की उन लहरों ने दिया है जिनमें मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए कूदा था। जब उन लहरों के आगोश में मैं फंसा हुआ था, तब उन्होंने मेरी सांसों को घोट कर मुझे एहसास कराया कि अपने आप को ख़त्म करके मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। इस तरह तो मैं सदा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा, जबकि मैं सदा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं अपने बीच खड़ी भारत नाम की उस दीवार को गिरा दूँ। बस ये एहसास होते ही मैंने अपने कपड़े लहरों में मौजूद एक लाश को पहनाए और खुद पानी से बाहर आ गया। धन्य है यमुना मैया, जिसने मुझे जीवन का मूल्य समझाकर ये बतला दिया कि जीवन से भागो मत, बल्कि अपने दुश्मनों को ख़त्म करके अपने लक्ष्य पर विजय हासिल करो। और तुम्हारे रूप में मैं उस लक्ष्य को हासिल करूंगा, भारत नाम के अपने दुश्मन को इस मच्छर की तरह मसल कर। देखा ज्योति, इस मच्छर ने तुम्हारे अंग को छुआ तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया। ऐसे ही भारत को ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं। और हाँ, जब तक मैं भारत की लाश लेकर वापस नहीं लौटूंगा तब तक तुम चिल्लाना नहीं, क्योंकि यह बंद स्टूडियो जिस जगह पर है वहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये इलाका चारों तरफ से सुनसान है। इसी बीच भारत। फारूक फिरौती बहुत ही खतरनाक किडनैपर है। अगर मैं भारत के रूप में 5 लाख रुपए लेकर वहाँ पहुँच भी गया तो भी वह ना ज्योति को जिंदा छोड़ेगा और न मुझे, क्योंकि वह फिरौती लेकर भी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। इसलिए पुराना किला में उसके पास भारत नहीं, तिरंगा पहुँचेगा। इतने बड़े पुराने किले में वो कहीं भी छिपा छिपा हो सकता है, इसलिए मुझे ये पता करना होगा कि वह इस पुराने किले के किस हिस्से में छुपा हुआ है। और ये पता करने में शायद ये बूढ़ा भिखारी मेरी कुछ मदद करे। तिरंगा ने तुरंत भिखारी के पास पहुंचकर अपनी पूछताछ शुरू कर दी। मुझ अपाहिज बूढ़े को ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखता बेटा, लेकिन इस किले के दरवाजे पर आसरा लिए बैठा हूँ ना, इसलिए यहाँ से आते जाते लोगों पर कभी कभी नज़र पड़ जाती है। कुछ देर पहले मैंने एक आदमी को पीठ पर कुछ लादे किले के पूर्वी साइड में जाते तो देखा था। वह वापस लौटा कि नहीं ये मैं नहीं देख पाया। धन्यवाद बाबा। कुछ देर पहले किले की पूर्वी साइड में जाने वाला वह आदमी निश्चय ही फारूक फिरौती ही होगा। वह संभल पाए उससे पहले ही मुझे उसे दबोचना है। तेरे कदमों की तेजी बता रही है तिरंगा कि तू मेरी जानकारी से बहुत खुश है, लेकिन तेरी ये सारी खुशी उस समय हिरन हो जाएगी जब तू किले के पूर्वी हिस्से में पहुंचेगा, जबकि वहां तुझे फारूक फिरौती नहीं, एक ऐसी मुसीबत मिलेगी जो तेरे छक्के छुड़ा देगी। वैसे ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भारत का हिमायती बनकर तूने जो गलती की है उसका इनाम तो तुझे मिलना ही चाहिए। पता चलना चाहिए तुझे कि तुझसे टकराने वाला कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं, कलाकार है। इधर तिरंगा, यही है किले का पूर्वी छोर, अंधकार से पूरी तरह घिरा हुआ, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई ऐसा लक्षण दिख रहा है कि यहाँ कोई आया था। तो क्या मैं गलत जगह? भड़ाक! नहीं, तुम एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि यहाँ कोई हो ना हो, मैं चट्टान सिंह का भूत तो हूँ ही। भड़ाक! तिरंगा वार करने वाले की तरफ जैसे ही पलटा वैसे ही दंग रह गया। अरे, वार करके वह कहाँ गायब हो गया? भूत कहाँ गायब हो जाते, ये बात आज तक ना कोई समझ पाया है और ना समझ पाएगा। था। उफ, कमाल की तेज़ी से ये गायब हो जाता है और फिर वापस आकर वार कर देता है। क्या बीमारी है ये? कहीं ये सचमुच ही कोई भूत तो नहीं? उफ, क्या बकवास बातें सोचकर अपना टाइम खराब कर रहा हूँ मैं। इसके वारों का इसे भड़ाक मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देता? ओ, ढाल तो हवा में खाली घूमकर वापस आ गई। छा! बहुत परवार करने की गलती कर रहा है तू। पता नहीं तुझे कि इंसान की ऐसी हरकतों से भूत नाराज हो जाते हैं और अपने हमलों में पहले से अधिक तेजी ले आते हैं। उफ, ये हवा में उड़ता हुआ इस चट्टानी दीवार तक पहुंचकर मुझ पर पत्थरों की बारिश कर रहा है। पत्थरों की इस बारिश से मुझे बचना होगा। उफ, यहाँ के अंधेरे की वजह से मैं अपने आप को इन पत्थरों से बचा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि
अंधेरे में ये सनसनाते पत्थर कब मुझ तक पहुंच रहे हैं ये मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले मुझे इस अंधेरे में देखने का इंतज़ाम करना होगा, और ऐसा मैं अपनी इस ढाल की मदद से आसानी से कर सकता हूँ, जिसमें फ्लड लाइट लगी हुई है। फ्लड लाइट के रोशन होते ही अंधकार भाग गया और सामने आ गया चट्टान सिंह के भूत का रहस्य। ओह, मेरा सोचना सही निकला। चट्टान सिंह कोई भूत नहीं, आदमी है जिसने अंधेरे में चमकने वाले पेंट के कपड़े अपने उस शरीर पर पहन रखे हैं, जिसे उसने ऊपर मौजूद मजबूत रबड़ के स्ट्रैप से बांध रखा है। उन्हीं की मदद से वो उछलकर गायब हो रहा है और उड़ने का उपक्रम कर रहा है। चूंकि वे स्टेप्स काले हैं इसलिए अंधेरे में उसके शरीर से बंधे दिख नहीं रहे, लेकिन अब जबकि मुझे सब साफ साफ दिख रहा है इसलिए मैं अपनी ढाल फेंक कर उसके स्टेप्स को काट सकता हूँ। खट! नीचे आ गिरे चट्टान सिंह को तिरंगा की ठोकर ने उछाल दिया था। अंधेरे का फायदा उठाकर तूने जो ढोंग रचा था चट्टान सिंह, वह खत्म हुआ। अब सीधी तरह तू बता कि फारूक फिरौती ज्योति को लेकर कहाँ मौजूद था है। उफ, मैं ही फारूक फिरौती हूँ तिरंगा, लेकिन तू ज्योति तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैंने तुझे शमशान पहुंचाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। तिरंगा को अपने वार से दूर उछालने के बाद उसने सैकड़ों वर्षों पुरानी उस दीवार को धक्का दिया। धक्का हल्का था लेकिन परिणाम बहुत भारी निकला। सारी की सारी दीवार तिरंगा पर भर भरा कर गिरती चली गई। उफ, ऐसे ही किसी समय के लिए उसने इस दीवार को पहले से कमज़ोर कर रखा था, लेकिन मुझे इस दीवार से बचना होगा क्योंकि पांडवों के ज़माने के इसके भारी भारी पत्थर मेरे शरीर को तबाह कर उसे हमेशा के लिए यहीं दफन कर सकते हैं। और इन पत्थरों से खुद को बचाने का फिलहाल एक ही रास्ता है, ये ढाल, जिससे टकराकर दीवार के पत्थर ऐसे छिटक जाएंगे जैसे कछुए की पीठ से टकराकर बड़े से बड़ा घातक हथियार छिटकता है। तिरंगा ने ऐन वक्त पर ढाल का सही इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया था, और फिर फारूक फिरौती मुझ पर यह दीवार गिराकर यहाँ से भाग चुका है, लेकिन उसे भागे ज़्यादा देर नहीं हुई है। हो सकता है मैं उसे अभी भी पकड़ लूँ। अपने शिकार के पीछे तिरंगा बाहर की तरफ भागा तो बहुत तेजी से था, लेकिन बाहर उसकी परछाई भी देखने को नहीं मिली। ओह, वह तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, लेकिन इतनी जल्दी वह यहाँ से निकल कैसे गया? एक मिनट, कहीं वह इन भिखारियों के बीच तो नहीं छिप गया? तिरंगा ने तेजी से वहां सोए हुए भिखारियों के ऊपर से कंबल उठाना शुरू कर दिया। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो हम भागों के बीच? मुझे शक है इनमें कोई अपराधी आ छुपा है। कैसी बात कर रहे हो बेटा? जिनके लिए जीना भी खुद एक अपराध हो उनके बीच कोई अपराधी कहाँ आकर छिप सकता है? जिसे तुम तलाश कर रहे हो वह तो कभी का यहाँ से निकल भागा। अगर आपने मुझे पहले ही ये बता दिया होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। माफ़ करना बाबा, तुझे तो मैं शायद माफ़ कर दूँ तिरंगा, लेकिन उस भारत को कभी माफ़ नहीं करूँगा जिसने अपनी जगह तुझे यहाँ भेजा है। कलाकार की आंखों में जो खून की लाली नज़र आ रही थी उसका नमूना जल्दी भारत तक पहुँचा। आपका पार्सल कहाँ से है? पता नहीं साहब, हम तो डाकी हैं। कोई साहब इसे आपके नाम और एड्रेस से बुक कर गए इसलिए आपको देने यहाँ पहुँचा। ठीक है, लाओ। क्या है इसमें? जैसे ही भारत ने उस पैकेट को खोला उछल पड़ा वह। कृन कृन। ओ नो, इसमें तो किसी के नाखून है, पूरे के पूरे नाखून। लेकिन ये नाखून है किसके? तभी फ़ोन की घंटी घनघना उठी और जैसे ही भारत ने फ़ोन उठाया उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। हेलो भारत, उम्मीद है अब तक तूने मेरे भेजे नाखूनों का नज़ारा कर लिया होगा, इसलिए मैं तुझे बता दूं कि ये नाखून सुंदरी नंबर 1 की ज्योति के हैं। प्लास से एक एक करके बड़े यत्न से उसको कोमल हाथों से उखाड़ा मैंने इन्हें, लेकिन फिर भी बेचारी बहुत रोई चिल्लाई और साथ ही तुम्हें गालियां भी दे रही थी कि तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं। मैंने उसे समझाया कि मैं जल्दी उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, ऐसे ही किश्तों में टुकड़े टुकड़े करके। फारूक, चिल्ला मत, शुक्र मना, क्योंकि अपनी जगह तिरंगा को भेजकर तूने मुझसे जो चालाकी की है उसके एवज में मैं नाखून की जगह उस लड़की का सिर भी पार्सल करके तुझे भेज सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुझे ज्योति को बचाने का एक और मौका देना चाहता हूँ। तू ऐसा कर, आज देश के किले नंबर 1 लाल किले में लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम खत्म होने से पहले रुपया लेकर लाल किले के म्यूजियम के बंद दरवाजे के पास पहुंच जा। ध्यान रखना भारत, ध्यान रखना, अगर इस बार वहां तेरी जगह तिरंगा पहुंचा तो अगले पार्सल में ज्योति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े तुझ तक पहुंचेंगे। रिसीवर को हुक पर टांगते उस विलक्षण कलाकार के होठों पर विजेता सी मुस्कान थी। ज्योति के उन नाखूनों को देखने के बाद भारत अपने आप को रोक नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि वह बिना कोई चालाकी दिखाए आज रात लाल किले पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले मुझे लाल किले पहुंचना है। अपनी कलाकारी के उस नमूने के साथ जो भारत के लिए जारी करेगा मौत का फरमान। प्रभाकर जो सोच रहा था ठीक वही विचार इस समय तिरंगा के दिलो दिमाग में घुमड़ रहे थे। उफ, उस नीच ने ज्योति के नाखून अलग कर दिए। अब मैं उसे ज़्यादा देर खुला नहीं घूमने दे सकता।
मुझे उसे जल्दी दबोचना होगा और इस बार उसके बताए स्थान पर भारत ही पहुंचेगा, क्योंकि तिरंगा के रूप में वहां जाकर मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए भारत ही आज रात पहुंचेगा। लाल किला। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जैसे ही फारूक फिरौती मुझे देखकर अपनी तसल्ली कर लेगा, मैं तिरंगा बनकर उसे दबोच लूंगा। लेकिन ये काम मुझे बेहद सावधानी से करना होगा, क्योंकि इस समय लाल किले में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलने के कारण यहाँ लोगों की काफ़ी आवाज़ आई है। जैसे ही भारत लाल किले के दरवाजे की तरफ बढ़ा, वैसे ही शूट हिम। लाल किले में तैनात मिलिट्री के ये जवान मुझे शूट करना चाहते हैं, मगर क्यों? मुझे इन्हें रोकना होगा। रुक जाओ! भारत हलक फाड़कर चीखा, लेकिन उसकी वह चीख बीसियों राइफलों के चलने की आवाज में गुम होकर रह गई। टक 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 टक। हाँ, उसकी दर्दनाक चीख जरूर गोलियों की आवाज़ों पर हावी होती चली गई। आह! और ये दर्दनाक चीख इस बात की घोतक थी कि गोलियों ने उसे अपना निशाना बना लिया था। खून उगलता उसका शरीर लाल किले की दीवार के साथ बनी खाई में गिरता चला गया था। आखिर भारत जैसे देशभक्त को मिलिट्री के जवानों ने गोलियों से क्यों भून दिया? गोलियां लगने के बाद क्या भारत जिंदा बच सका? कलाकार और ज्योति का क्या हुआ? ये सब जानने के लिए पढ़ें आगामी सेट में प्रकाशित कॉमिक जान बचा तिरंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स जान बचा तिरंगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।